नमस्कार। चलिए, आज वक्त में एक लंबा सफर तय करते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें प्राचीन भारत की उन कहानियों तक ले जाएगा जिन्होंने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी है। हम उन महान सभ्यताओं को देखेंगे, उन साम्राज्यों को जानेंगे जिन्होंने इतिहास का रुख मोड़ा, और उन विचारों पर गौर करेंगे जो आज भी हमें रास्ता दिखाते हैं। तो तैयार हो जाइए, ये सफर शुरू करते हैं। लेकिन इस कहानी में गहराई से उतरने से पहले एक सवाल पर रुकना जरूरी है। आखिर इतिहासकार यानी हिस्टोरियंस बीते हुए कल को दोबारा जिंदा कैसे कर देते हैं? हमें उन घटनाओं के बारे में पता कैसे चलता है जो हजारों लाखों साल पहले हुई थीं? और इस पूरी खोज के दिल में एक बहुत ही सीधा सा सवाल है। आखिर ये इतिहास, ये हिस्ट्री है क्या? क्या ये सिर्फ बीती हुई घटनाओं की पढ़ाई है, या फिर उससे कहीं ज्यादा कुछ और? इतिहास को ना एक टाइम मशीन की तरह समझिए। ये वो जरिया है जो हमें अतीत में झांकने का मौका देता है। इससे हमें पता चलता है कि उस दौर में चीजें कैसी थीं, लोग कैसे जीते थे, और उनके किए गए कामों ने हमारी आज की दुनिया को ये शक्ल कैसे दी। ये सिर्फ तारीखें रटने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे अपने इंसानी तजुर्बे से जुड़ने का एक तरीका है। तो इतिहासकार एक तरह से जासूस होते हैं जो अतीत के सुराग ढूंढते हैं, और वो मुख्य तौर पर दो तरह के सबूतों पर भरोसा करते हैं। एक तो हैं पुरातात्विक स्रोत, मतलब जमीन की खुदाई में मिले सबूत, जैसे पुराने सिक्के, मूर्तियां या मिट्टी के बर्तन। और दूसरे हैं साहित्यिक स्रोत, यानी लिखी हुई चीजें, जैसे वेद या पुराने ग्रंथ, जो उस जमाने की कहानियां सुनाते हैं। जब ये दोनों सुराग मिलते हैं, तब जाकर अतीत की एक पूरी तस्वीर बनती है। तो अब जब हम जान गए हैं कि इतिहास को समझने के औजार क्या हैं, तो चलिए अपनी टाइम मशीन में बैठते हैं और सफर शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है प्रागैतिहासिक काल, वो समय जब शुरुआती इंसान पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप की जमीन पर चल रहे थे। सोचिए, शुरुआती इंसानों के लिए जिंदगी कितनी मुश्किल रही होगी। वो गुफाओं में रहते थे, शिकार करते थे और खाने के लिए चीजें इकट्ठा करते थे। लेकिन फिर एक खोज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। आग पर काबू पाना। ये इंसानियत के इतिहास का एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था। आग ने सिर्फ गर्मी और रोशनी ही नहीं दी, बल्कि जंगली जानवरों से सुरक्षा, खाना पकाने का तरीका और एक साथ बैठने का एक सामाजिक केंद्र भी दिया। ये जो बहुत लंबा प्रागैतिहासिक काल था ना, इसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, पूरा पाषाण काल, यानी पुराना पत्थर का युग, जब इंसान शिकारी था। दूसरा, मध्य पाषाण काल, यानी बीच का पत्थर का युग, जब औजार बनाने में थोड़ी तरक्की हुई। और तीसरा, नवपाषाण काल, यानी नया पत्थर का युग, जिसने खेती की शुरुआत के साथ इंसानी इतिहास में एक नया चैप्टर ही शुरू कर दिया। शिकार और खाना जमा करने वाली घुमंतू जिंदगी से अब भारतीय उपमहाद्वीप ने इंसानी बसावट में एक जबरदस्त छलांग देखी। शहरों का उदय, और इनमें सबसे पहली और सबसे शानदार थी हड़प्पा सभ्यता, जो उस वक्त की दुनिया की सबसे एडवांस्ड शहरी सभ्यताओं में से एक थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर तो भाई प्राचीन दुनिया के अजूबे थे। उन्हें एकदम सटीक प्लानिंग के साथ बसाया गया था। घर एक ही साइज की पक्की ईंटों से बने थे, और सबसे बड़ी बात, उनके पास जमीन के नीचे नालियों का एक बेहतरीन नेटवर्क था, जो उस जमाने के हिसाब से इंजीनियरिंग का एक कमाल था। ये शहर व्यापार के भी बहुत बड़े केंद्र थे, जो मेसोपोटामिया जैसी दूर की सभ्यताओं से जुड़े हुए थे। हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, ये आज भी एक रहस्य है। लेकिन उसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप में एक नया सामाजिक और धार्मिक ढांचा उभरा। ये शहरों पर नहीं, बल्कि वेदों के नाम से जाने जाने वाले पवित्र ग्रंथों पर आधारित था, और इसी दौर को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। ये वेद आखिर हैं क्या? असल में ये भजनों, प्रार्थनाओं और गहरी फिलॉसॉफिकल बातों का एक बहुत बड़ा संग्रह है। ये हमें वैदिक काल के समाज, उनके धर्म और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बहुत कीमती जानकारी देते हैं। हमें पता चलता है कि वे किन देवी देवताओं की पूजा करते थे और कौन सी सामाजिक व्यवस्थाएं उनके जीवन को चलाती थीं। वैदिक ग्रंथों में समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है। ब्राह्मण यानी पुजारी और विद्वान, क्षत्रिय यानी योद्धा और शासक, वैश्य यानी व्यापारी और किसान, और शूद्र यानी मजदूर और कारीगर। हाँ, यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये एक आदर्श सामाजिक ढांचा था। असल जिंदगी शायद इससे कहीं ज्यादा जटिल और लचीली रही होगी। वैदिक काल के छोटे छोटे राज्यों से अब कहानी एक बहुत बड़े कैनवस पर पहुंचती है। भारतीय उपमहाद्वीप पर एक नई राजनीतिक ताकत का उदय हुआ, मौर्य साम्राज्य। ये भारत का पहला महान साम्राज्य था जिसने लगभग पूरे उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे एकजुट कर दिया। इस महान साम्राज्य की नींव रखी थी
एक दूरदर्शी शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन उनके पोते अशोक इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक माने जाते हैं। और अशोक के शासनकाल को सिर्फ एक घटना ने हमेशा के लिए परिभाषित कर दिया, वो था कलिंग का विनाशकारी युद्ध। कहते हैं कि कलिंग में हुए भयानक नरसंहार को देखकर अशोक अंदर तक दहल गए और उनका दिल पूरी तरह बदल गया। उन्होंने हिंसा का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया और बौद्ध धर्म के शांति के सिद्धांतों को अपना लिया। उन्होंने अपना बाकी जीवन धम्म की नीति को बढ़ावा देने में लगा दिया, जो सहिष्णुता, करुणा और सभी जीवों के कल्याण पर आधारित एक नैतिक कोड था। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में राजनीतिक बिखराव का एक दौर आया, लेकिन साथ ही साथ ये विचारों के मंथन का भी दौर था। ये नए धर्मों और दर्शन के उदय का समय था, जिसने भारत के स्वर्ण युग यानी गुप्त काल के लिए मंच तैयार किया। इसी बौद्धिक हलचल के दौर में दो नए धर्म उभरे, जिन्होंने भारत के धार्मिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया: बौद्ध धर्म और जैन धर्म। दोनों ने ही अहिंसा, करुणा और आत्मज्ञान के रास्ते पर जोर दिया और उस समय की वैदिक परंपराओं के सामने एक मजबूत विकल्प पेश किया। और फिर आया वो दौर जिससे अक्सर भारत का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कहा जाता है, और इसकी वजह भी है। ये था गुप्त काल। ये कला, विज्ञान और साहित्य में जबरदस्त तरक्की का समय था। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने हिसाब लगाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, और कालिदास जैसे कवियों ने संस्कृत साहित्य की कुछ महानतम रचनाएं की। ये वाकई एक सुनहरा दौर था। तो शुरुआती इंसानों के सरल जीवन से लेकर गुप्त काल की बौद्धिक ऊंचाइयों तक प्राचीन भारत की कहानी इनोवेशन और एक शानदार सांस्कृतिक विरासत की कहानी है। हड़प्पा की बेहतरीन शहरी योजना, अशोक की नैतिक नीति, मौर्य वंश का पहला बड़ा साम्राज्य और वेदों का आध्यात्मिक ज्ञान, प्राचीन भारत की विरासत आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रही है। तो जैसे ही हमारी ये समय यात्रा खत्म होती है, एक आखिरी सवाल सोचना बनता है। हजारों साल बाद भी इन प्राचीन सभ्यताओं की कौन सी विरासत आज भी जिंदा है? हमारे शहरों की प्लानिंग से लेकर उन नैतिक मूल्यों तक जिन्हें हम मानते हैं, प्राचीन भारत की गूंज आज भी हमारे चारों ओर है। अगली बार जरा अपने आसपास देखिए और महसूस कीजिए, क्या वो गूंज सुनाई देती है?